हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकली लीगल। तो आपका ये बीपीएस एसओ का प्री का रिज़ल्ट आ चुका है और आपका मेंस होने वाला है 9 नवंबर को। तो हार्डली आपके पास 14 to 15 डेज़ अब बचे हैं और होपफुली सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। काफ़ी लोगों की प्रिपरेशन भी हो गई होगी, रिवीजन के मूड में है अब वो। तो अभी मैं आज जो वीडियो बना रही हूँ वो इसलिए क्योंकि कंपनीज़ एक एक्ट है आपका 2013 का। वो एक्ट आपका काफ़ी लेंदी है, इसमें आपके 470 ये सेक्शंस हैं और इसमें काफ़ी लोगों को इशू आ रहा है, मतलब कि कौन से सेक्शंस इसमें से करने हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप 470 सारे सेक्शंस एक एक आप याद कर लें। और इसमें से आने भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन हैं, मतलब लास्ट ईयर जो आए थे आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले आपके 5-6 क्वेश्चन आए थे इस एक्ट से। तो हमें सिर्फ वही उन्हीं सेक्शंस पे फोकस करना है जो इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कौन से सेक्शंस आपके इंपॉर्टेंट हैं और आपको वही सेक्शंस पढ़ के जाना है। मतलब 90% चांसेस रहते हैं कि वहीं से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने कंपनीज़ लॉ पे 3 वीडियोस भी बनाई हुई हैं, वो मैंने यूजीसी नेट के टाइम पे बनाई थी उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंपनी लॉ का। और मैंने जो IBPS एसओ के लिए प्रिपरेशन की थी उसमें भी मैं वही वाली वीडियोस मैंने मतलब जो यूजीसी नेट में पढ़ा था वही मैं पढ़ के गई थी, और बाकी कुछ और सेक्शंस थे जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगे वो मैंने किए थे। और मेरे जो क्वेश्चंस आए थे एग्ज़ाम में कंपनी एक्ट से वो सारे सही हुए थे। तो आज मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप वो 3 वीडियोस भी देख लेना, क्योंकि उसमें बेसिक कंपनी लॉ का और टाइप्स ऑफ कंपनीज़ कौन कौन सी होती हैं, डायरेक्टर्स के बारे में, NCLT, और ये कुछ टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट जो कवर हैं। तो डिटेल में अगर आपको वो टॉपिक्स करने हैं तो उन वीडियोस से कर लेना। बस मैं इस वीडियो में आपको आज सेक्शंस नंबर बताऊंगी जो आपको पढ़ के जाने हैं। तो सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है डेफिनेशन क्लोज, सेक्शन 2 डेफिनेशंस। काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं, तो इसमें से आपको जो नॉर्मली ध्यान रखनी है डेफिनेशन, वो एक तो जो टाइप्स ऑफ कंपनीज़ है गई, जैसे आपकी एसोसिएट कंपनी हो गई, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। इस डायरेक्ट आपसे सेक्शन नंबर भी पूछेंगे कहाँ पर डिफ़ाइन है, और उन जो कंपनीज़ हैं उनके फीचर्स भी आपसे पूछते हैं, तो ये आपको डिटेल में पढ़ना है। सेक्शन इसका 2(1) एवरेज प्रोस्पेक्टस भी, इससे भी आपसे पूछ सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंपनीज़ कर लेना। सेक्शन 2(20) के अंदर कंपनी डिफ़ाइन है, देन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, लिमिटेड बाय शेयर होती है। इस तरीके से डिबेंचर्स कहाँ पे डिफ़ाइन है। और आपके क्वेश्चन एक बन सकता है सेक्शन 2(35) में से कि डिविडेंड के अंदर इंटरिम डिविडेंड भी इंक्लूड किया गया है या नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डेफिनेशन वाला क्लोज आपको इसमें से अच्छे से करना है। देन इसका चैप्टर नंबर 2 आता है। चैप्टर नंबर 2 में से आपको सेक्शन नंबर 3 सेक्शन भी याद रखना है इसमें, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी यहीं से स्टार्ट हो रहा है ये। देन उसके बाद आपको ध्यान रखना है इसका सेक्शन 4 और 5, MOU और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, या आप थोड़ा सा सेक्शन अंदर से भी पढ़ लेना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा MOU और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बेसिकली होता क्या क्या है। देन आपको सेक्शन नंबर 7 पढ़ना है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बारे में। सेक्शन नंबर 8 पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। ये जो आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये सेक्शन अंडर 8 के अंदर ये इनका फॉर्मेशन किया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है यहाँ से कि ये सेक्शन 8 की जो कंपनीज होती हैं जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए बन रही हैं, इनको मतलब किसके अप्रूवल के साथ बनती हैं ये, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बेसिकली कंपनीज होती है प्राइवेट लिमिटेड ही हैं, बट इनमें जो इनके नाम के आगे ना प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखना इतना ज़रूरी होता नहीं है। तो ये थोड़ा सा आप सेक्शन देख लेना, इतना काफ़ी बड़ा सेक्शन है बट आपको थोड़ा सही पढ़ना है, मतलब शुरू का आप 7-8 लाइन्स पढ़ लेना, इसमें थोड़ा समझ में आ जाएगा। देन इसके बाद सेक्शन 8 के बाद आप एक बार सेक्शन नंबर 13 और 14 देख लेना, अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ भी ऑल्ट्रेशन हो रहा है तो उसका प्रोसेस क्या रहता है, तो इसके लिए रेजोल्यूशन वगैरह पास कराना होता है, तो वो एक बार आप देख लेना। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में बस यही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 3, उसमें आपको सेक्शन याद रखना है सेक्शन नंबर 23 पब्लिक एंड प्राइवेट, पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। ये इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस सेक्शन ध्यान रख लेना। और इसमें से जो सेक्शन और इम्पॉर्टेंट है वो है आपका सेक्शन नंबर 25, जिसमें डीम्ड प्रोस्पेक्टस के बारे में बताया गया है। सेक्शन नंबर 31 शेल्फ प्रोस्पेक्टस, एंड सेक्शन नंबर 32 रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। तो ये तीनों आपको सेक्शन नंबर भी ध्यान रखने हैं, और एक्चुअली में ये होते क्या हैं, शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या, आपको क्वालिटीज़ क्या होती हैं, रेड हियरिंग में क्या होता है, डीम्ड में क्या होता है,
तो एक बार थोड़ा सा ये सेक्शन पढ़ लेना, आपको ध्यान आ जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन दे के आपसे पूछ सकते हैं कि ये डेफिनेशन दे करके कि कौन से काइंड का प्रोस्पेक्टस की यहाँ पे बात की गई है। तो बस इसमें आपको सेक्शन 25, 31 एंड 32 ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें सेक्शन नंबर 34 एंड 35 भी देख लेना, क्योंकि यहाँ पे क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ की बात की गई है और सिविल लाइबिलिटी की बात की गई है। अगर प्रोस्पेक्टस में अगर कुछ भी किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है तो उससे कुछ लाइबिलिटीज़ बनती हैं जो कि सिविल और क्रिमिनल हो सकती हैं। तो उसमें क्या कितनी पेनल्टी उसको लगाई जा सकती है और कितने साल के लिए जेल भेजा जा सकता है अगर क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है, तो ये आपका मेंशन है। तो सेक्शन 34 एंड 35 भी आप एक बार देख लेना। देन चैप्टर नंबर 3 में यही सब इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। सेक्शन नंबर 43 ध्यान रखना है, और काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में कौन कौन से काइंड्स होते हैं एक बार ये देख लेना। देन सेक्शन नंबर 44, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ये है कि जो शेयर्स और डिबेंचर्स होता है उनका नेचर कैसा होता है। तो आपको ऑप्शन दे देंगे, ये मूवेबल होता है या इमूवेबल होता है। तो आपको ध्यान रखना है शेयर्स डिबेंचर्स मूवेबल नेचर के होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। देन इसके बाद आपको इसमें सेक्शन नंबर 54 देखना है और सेक्शन नंबर 55 देखना है। सेक्शन नंबर 54 स्वीट इक्विटी शेयर्स, इसकी डेफिनेशन आपको पढ़नी है। और बेसिकली ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ या फिर जो डायरेक्टर्स होते हैं ना कंपनी के, उनको इशू किए जाते हैं थोड़े डिस्काउंटेड रेट्स पर, तो उन्हें स्वीट इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। देन रिडेम्पशन एंड प्रेफरेंस शेयर के बारे में बोलना है कि इनको कब कब इशू किया जा सकता है, ये आपको देखना है। तो ये भी थोड़ा सा शुरू का सेक्शन पढ़ लेना, सेक्शन नंबर 54 एंड 55। देन इसके बाद आपको सेक्शन नंबर 71 बस सेक्शन याद रखना है, डिबेंचर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा बेसिक इनका देख लेना। एंड देन इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, चैप्टर नंबर 6 भी आप छोड़ सकते हैं। और फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में जो आपको ध्यान रखना है वो है सेक्शन नंबर 92। सेक्शन डायरेक्ट सेक्शन पूछा जाता है, ये एनुअल रिटर्न कहाँ पे मेंशन है कंपनी लॉ के अंदर, तो आपको सेक्शन नंबर 92 ध्यान रखना है। देन उसके बाद सेक्शन नंबर 96 एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में बताता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एनुअल जनरल मीटिंग कौन कौन सी कंपनीज़ को करनी होती है। तो हर कंपनी को करनी होती है अदर देन 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी वो क्या ही एनुअल जनरल मीटिंग करेगी, उसमें तो एक ही पर्सन होता है। तो 1 पर्सन कंपनी को छोड़ के हर एक कंपनी को एक साल में अपनी एक जनरल मीटिंग तो करनी ही होती है। देन उसके बाद आपको इसमें सेक्शन नंबर 100 देखना है कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अगर एकदम से मतलब इमरजेंसी पड़ जाए जनरल मीटिंग बुलाने के लिए, तो उसके क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, सेक्शन नंबर 100 के अंदर ये मेंशन है, थोड़ा सा ये पढ़ लेना। फिर मीटिंग के लिए आपको 21 दिन का वो नोटिस पीरियड देना होता है, ये सब मेंशन है आपका 101 के अंदर। कोरम ऑफ मीटिंग के बारे में देख लेना 103 के अंदर। सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अगर कोई कंपनी है उसमें अगर 1000 मेंबर है, 1000 से 1000 मेंबर या उससे कम है, तो एटलीस्ट कितने मेंबर्स होने चाहिए मीटिंग के लिए, कोरम पूरा करने के लिए। तो फिर 5 मेंबर्स होने चाहिए। अगर 1000 से 5000 मेंबर्स हैं किसी कंपनी में तो 15 मेंबर्स का कोरम बनता है, और अगर 5000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं तो 30 मेंबर का कोरम बनता है। प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स का कोरम बनता है। तो ये जो डिजिट्स है ना, इसमें कितने लोग चाहिए होते हैं मीटिंग में, तो वो आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद इसमें कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं इस चैप्टर में। देन आपको आ जाना है चैप्टर नंबर 8 पर। जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 125, जो आपको बताता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो ये एक तो आपको इसका सेक्शन नंबर ध्यान रखना है, सेक्शन नंबर 125 के अंदर मेंशन है ये। और ये बेसिकली जो अनक्लेम्ड फंड होते हैं ना, अगर वो अनक्लेम्ड रह जाते हैं 7 साल के लिए, तो उनको इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में डाल दिया जाता है। तो ये उसकी बात करता है सेक्शन 125। बैंकिंग में कुछ ऐसा होता है कि अगर आपने अपने कोई फंड्स हैं वो बैंक वगैरह अकाउंट में कर रखे हैं और उसमें आप उन्हें क्लेम नहीं करते हैं 7 साल तक, देन उनको इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में कुछ डाल दिया जाता है। इसी तरीके से ये कंपनीज़ का भी एक फॉर्मेट है, तो वो आपको ध्यान रखना है, सेक्शन नंबर 125 के अंदर मेंशन है। देन इसमें सेक्शन चैप्टर नंबर 9 आता है। 9 चैप्टर में आपको ध्यान रखना है एक तो सेक्शन नंबर 132 जिसमें नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी की बात की गई है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन 132 के अंदर है। ये बेसिकली जो अकाउंटिंग एंड ऑडिट का जो पूरा प्रोफेशन है उसको ओवरसी करने के लिए बनाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये 132 में मेंशन है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा सेक्शन पूछा जाने वाला है वो है आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्शन नंबर 135। इस सेक्शन को तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना, सेक्शन नंबर भी ध्यान रखना है। और कौन सी ऐसी कंपनीज़ है जिनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, CSR शॉर्ट में इसे बोलते हैं। तो कोई भी ऐसी कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा का है, 500 करोड़ या उससे ज़्यादा का है, जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा का है, और जिसका नेट प्रॉफिट
5 करोड़ या उससे ज़्यादा का है पिछले 3 प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में, उसकी CSR बनती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपना जो भी एवरेज उसका नेट प्रॉफिट है उसका 2% एक लिस्ट दी हुई है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कि जो एजुकेशन के लिए या फिर सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट, इस तरीके के जो पर्पस होते हैं उनमें कंट्रीब्यूट इन्हें करना होता है अपना 2% एवरेज नेट प्रॉफिट का। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 135 जो इसमें अमाउंट्स दिए हुए हैं ना कि कितना नेटवर्थ होना चाहिए, कितना टर्नओवर होना चाहिए, ये सब मेंशन है। तो ये वाला टॉपिक भी मैंने जो वीडियोस बनाई हुई है उसमें कवर किया हुआ है अच्छे से, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको याद रखना है सेक्शन नंबर 135 और कितना नेटवर्थ और ये प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कितना नेट प्रॉफिट उसमें होना चाहिए। देन उसके बाद अब चैप्टर नंबर 10 इंपॉर्टेंट नहीं है, चैप्टर नंबर 11 पे आते हैं। 11 में जो क्वेश्चन बनता है यही है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें कितने मैक्सिमम डायरेक्टर्स हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। बस एक यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, सेक्शन नंबर 149 में ये आपका मेंशन है। देन इसी चैप्टर का एक आता है सेक्शन नंबर 165, उसमें ये बात कर रखी है कि कोई एक पर्सन है वो कितनी मैक्सिमम कंपनीज़ पे डायरेक्टरशिप को होल्ड कर सकता है। तो एक पर्सन अगर प्राइवेट कंपनी है तो एक पर्सन एक टाइम पर 20 कंपनीज़ का डायरेक्टर बन सकता है, और अगर पब्लिक कंपनी है तो 10 कंपनी का वो डायरेक्टर बन सकता है, और इसमें डोरमेंट कंपनी को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो बस यहाँ से एक यही क्वेश्चन बनता है आपका, सेक्शन 165 को थोड़ा सा आप देख लेना। देन आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12, जिसमें मीटिंग्स की बात की गई है, बोर्ड एंड इट्स पावर्स। ये भी मैंने कवर कराया है वीडियो में, ये भी थोड़ा यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके कभी कभी। तो जैसे बोर्ड की मीटिंग है वो कितने टाइम में होती है और कितने साल में कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए। तो जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो उसके 30 डेज़ के अंदर एक बोर्ड की मीटिंग होना मैंडेटरी होता है, और 1 साल के अंदर 4 बोर्ड की मीटिंग्स हो जानी चाहिए, और 120 डेज़ का गैप रहता है। तो ये आप देख लेना, 173 एक बार सेक्शन आप पढ़ लेना। देन कोरम कितना होना चाहिए बोर्ड का, तो 1/3 मेंबर या फिर 2 मेंबर्स विच एवर इज़ हायर। तो कोरम की बात की गई है। देन आपको सेक्शन नंबर 177 और 178, एक बार ये इसमें 3 कमेटीज़ हैं। 177 में ऑडिट कमेटी की बात की गई है, और 178 के अंदर 2 कमेटीज़ हैं आपकी, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी, और नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी, और एक है स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। तो इन कमेटी की कहा ये कमेटी कौन कौन सी कंपनीज़ में होनी चाहिए, कितने मेंबर्स होने चाहिए, तो ये सब आपका मेंशन है 177 और 178 के अंदर। तो एक बार थोड़ा सा ये भी आप सेक्शन पढ़ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देन चैप्टर नंबर 13 आप छोड़ सकते हैं। इसमें बस यही है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं होल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर्स, उनकी एज के बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि उनकी एज 21 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। बाकी इसमें कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, आप छोड़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 14 ये भी आप छोड़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर में देन जो आपका इंपॉर्टेंट आता है फिर है आपका चैप्टर नंबर 20। इसमें बस आपको चैप्टर नंबर 20 चैप्टर का नंबर याद रखना है, मतलब चैप्टर नंबर 20 के अंदर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज़ के बारे में बात की गई है, तो इस यहाँ से आपका चैप्टर नंबर पूछ सकते हैं। देन आपका जो इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट, इसके बाद आता है प्रोड्यूसर कंपनी। तो प्रोड्यूसर कंपनी का भी आपको चैप्टर नंबर याद रखना है। ये आपका 21A जो चैप्टर है, जो आपका 2021 में एक अमेंडमेंट आया था, अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। इसमें 378 A से लेकर के 378 ZU तक ये ऐड किए गए थे सेक्शंस प्रोड्यूसर कंपनी। तो बस इसमें ये देख लेना कि प्रोड्यूसर कंपनी होती क्या है, और कौन से चैप्टर के थ्रू और कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये आया था। यहाँ से अभी तक तो क्वेश्चन बना नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट यहाँ ये वाला पार्ट है नहीं। फिर देन इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका है चैप्टर नंबर 26, जो बात करता है निधि कंपनीज़ की। तो आपको एक तो सेक्शन नंबर ध्यान रखना है, चैप्टर भी ध्यान रखना है। 406 ये म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटीज़ होती हैं एक तरीके की, तो ये 406 के अंदर आपका मेंशन है। एक बार ये आप पढ़ लेना, निधि कंपनीज़ कौन सी होती हैं। तो डेफिनेशन दे इसकी आप पूछ सकते हैं कि कौन सी काइंड ऑफ कंपनी की बात की गई है, कौन से सेक्शन में है, ये आपको ध्यान रखना है। देन आपका चैप्टर नंबर 27 ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें NCLT और NCLAT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बात की गई है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ये भी मैंने वीडियोस में कवर कर किया हुआ है डिटेल में। तो एक तो आपको चैप्टर नंबर भी ध्यान रखना है। देन उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है NCLT और NCLAT का, ये इराडी कमेटी थी एक, उस पर बेस्ड है। वहाँ उसके रिकमेंडेशन पे ये ट्रिब्यूनल्स बनाई गई थी। क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ होती हैं। इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है 408 के अंदर NCLT का किया गया था, 4110 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल किया गया था।
तो एक तो आपको सेक्शन नंबर ध्यान रखने हैं, देन उसके बाद इनकी कंपोजिशन क्या होती है, कितने मेंबर्स होंगे और कौन प्रेसिडेंट होगा, कौन चेयरपर्सन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद अपील का टाइम पीरियड कितना होता है अगर NCLT में जाना है। अगर आपको NCLAT के अंदर जाना है तो 45 डेज़ का टाइम रहता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अपीलेट जो ट्रिब्यूनल है NCLATs की अपील कहाँ जाती है, तो इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है 60 डेज़ के अंदर। और ये जो प्रोसेस है जो NCLT और NCLAT हैं, यहाँ पर CPC और ये सारे जो आपके लॉज होते हैं ये नहीं लगते हैं, नेचुरल जस्टिस के बेस पर आपको किया जाता है। और सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन यहाँ पे सिविल कोर्ट जो है उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं होता है ऐसे मैटर्स को डील करने का जिनको NCLT और NCLAT डील कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस है कंपोजिशन के बारे में, सेक्शंस के बारे में, कितना अपील का टाइम पीरियड रहता है, और अगर एक्सपीरियंस डिस्पोजल करना है तो वो कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए, 3 मंथ्स के अंदर एक्सपीरियंस डिस्पोजल हो जाना चाहिए, या यहाँ से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। देन उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 28 स्पेशल कोर्ट्स। तो स्पेशल कोर्ट्स को जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था वो स्पीडी ट्रायल के पर्पज़ से किया गया था। काफ़ी टाइम लग जाता है नॉर्मली NCLT के पूरे प्रोसेस में, तो स्पीडी ट्रायल के लिए कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं इस एक्ट के अंदर जिनका स्पीडी ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया गया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने करे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको इस्टेब्लिश करती है इन कनकरेंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन इस्टेब्लिशमेंट करता है इनका। देन एक इसके अंदर केवल एक सिंगल जज होता है जो कि या तो सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज होगा ऐसे ऑफेंसेस के लिए जिनकी पनिशमेंट 2 या 2 साल से ज़्यादा की है। और अगर अदर ऑफेंसेज हैं 2 साल से कम के ऑफेंसेज हैं तो उसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सिंगल जज ही रहते हैं। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। 435 एक बार इसका पढ़ लेना, और इसका जो अपील और रिवीजन होता है वो हाई कोर्ट में जाता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। देन उसके बाद आता है आपका लास्ट चैप्टर नंबर 29, जिसमें आपको केवल एक ही सेक्शन पढ़ना है, वो है सेक्शन नंबर 455 डोरमेंट कंपनी के बारे में। तो इसका आपको सेक्शन नंबर ध्यान रखना है कि डोरमेंट कंपनी कहाँ पर मेंशन है सेक्शन नंबर 455 के अंदर। और डोरमेंट कंपनी होती क्या है, बेसिकली ऐसी कंपनी होती है जिसका मतलब फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है इस एक्ट के अंदर, लेकिन वो आज के टाइम में कुछ कर नहीं रही है, कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करवा के रख लेते हैं, और उसको हम ऐसी डोरमेंट कंपनी बोलते हैं। मतलब लास्ट जो ड्यूरिंग द 2 फाइनेंशियल ईयर कोई भी उसमें ऐसा जो सिग्निफिकेंट अमाउंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है वो उसमें हुआ नहीं होता, तो उनको हम डोरमेंट कंपनी बोलते हैं। और ये सेक्शन 455 के अंदर मेंशन है, बस आपको ये देखना है। देन उसके बाद बस यही है इसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं। 90% चांसेस है कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। अब 10% का तो मतलब कोई भी गारंटी नहीं ले सकता, बट इतना भी कर लेंगे तो 2-3 क्वेश्चन आपके जो भी आएंगे वो हो जाएंगे। देन इसमें आपके 7 शेड्यूल हैं, जिसमें आपको लास्ट वाला जो शेड्यूल है वो ध्यान रखना है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करता है। इसके अंदर वो सारी की सारी लिस्ट मेंशन है कि कौन कौन सी ऐसी जो पर्पस हैं जिनके लिए आप जो प्रॉफिट का जो वो है ना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत दिए जाते हैं। तो शेड्यूल 7 है, बस ये ध्यान रखना है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 ही केसेस हैं आपके, ज़्यादा नहीं है। सैल्मन वर्सेस सैल्मन हो गया, ली वर्सेस ली, तो ये भी मैंने वीडियोस में 4-5 केसेस आपके करा दिए हैं। देन आपका कुछ इसमें 2-3 डॉक्ट्राइंस आ जाती हैं, जैसे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो गया आपका, और 1-2 डॉक्ट्राइंस हैं वो भी आई थिंक मैंने कवर कराई हैं। और बस बाकी जितना भी है कंपनी लॉ में जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो मैंने बता दिए हैं। अभी एक मैं और वीडियो बना दूंगी जिसमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, क्योंकि वो जो एक्ट है वो भी काफ़ी लेंथी है और उसमें भी हो सकता है काफ़ी लोगों ने वो अच्छे से ना किया हो, तो उसकी भी मैं एक वीडियो बना दूंगी। जो भी उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो इस वीडियो में मैं बता दूंगी। और कोई अगर आपको एक्ट लगता है जो थोड़ा टफ़ लग रहा हो, जिसके आपको इंपॉर्टेंट प्रोविजंस चाहिए हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।